सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। यह कहा है देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने। देश में आज सीजीआई को यह क्यों महसूस होता है? सोचिए सरकार के ऊपर कितनी कठोर टिप्पणी है यह सीजीआई की कि कोई भी सरकार वो एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने जो ये बात कही है वो बात विदेशी सरजमी पर जाकर कही है। अगर यही बात राहुल गांधी कोलंबिया में कह देते, जो अपनी विदेशी दौरे में है, तो पूरी बीजेपी आसमान सर पर उठा लेती कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान कर दिया, भारत की कानून व्यवस्था का अपमान कर दिया। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या बीजेपी अपने गिरीबान में झांकेगी कि आज जब उसका शासन है तो सीजीआई को एक क्यों महसूस होता है? सीजीआई आखिरकार इस बात को क्यों कहते हैं? जरा सोचिए इस बात को। और हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे ही देश में सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा गाइडलाइन जारी करनी पड़ी और इसी सरकार के रहते ही हुआ है। जब देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करके कहना पड़ा कि अगर आप किसी का घर बुलडोजर से चलाएंगे तो आपको उसका घर बना करके देना पड़ेगा। अफसर जज नहीं बन सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। और याद कीजिए, एक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सीजीआई बी.आर. गवई साहब वो मॉरिशस के दौरे पर थे और मॉरिशस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। भारत की कानून व्यवस्था वो रूल ऑफ लॉ से चलती है। बुलडोजर एक्शन की इसमें कोई जगह नहीं है। देखिए, अगर ऐसी कोई बात सीजीआई योगी आदित्यनाथ के या फिर नरेंद्र मोदी के समर्थन में कह देते तो यहां पर मीडिया भर जाता उसकी वाहवाही करने में कि देखिए सीजीआई ने विदेश में जाकर के मोदी की प्रशंसा की है, योगी की प्रशंसा की है। लेकिन अब इतने कठोर शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, जल्लाद, जूरी, जज, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग जब वो एक साथ कर रहे हैं तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या ये खबर आपने कहीं देखी है? और दूसरा एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट पर भी है, दूसरा एक सवाल जो सीजीआई पर भी है, उसको हम पूछेंगे। लेकिन पहले जो जज साहब ने कहा है बी.आर. गवई ने, वो मैं आपको बताता हूं। सीजीआई मॉरिशस में थे और मॉरिशस में उन्होंने शुक्रवार को यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून व्यवस्था के शासन से चलती है, इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सरकार एक साथ जूरी, जज और जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो यहां पर सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि अनुच्छेद 21 यानी किसी व्यक्ति के जीने का अधिकार, किसी व्यक्ति की निजता और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके खिलाफ यह आर्टिकल 21 को तोड़ने का काम करता है बुलडोजर। यह केवल बुलडोजर चला करके आप किसी का घर संपत्ति नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि उसके अधिकार, उसके मौलिक अधिकार, उनको भी आप कुचल रहे हैं, उनको भी आप तोड़ रहे हैं। आर्टिकल 21 का भी सीधे सीधे उल्लंघन है। भारत में रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा, सुशासन सुनिश्चित करता है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण बताता है, लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की ओर ले जाता है, यह सीजीआई ने कहा। लेकिन आप देखिए कि यहां पर कुछ भी अगर बवाल होता है उत्तर प्रदेश में या और भाजपा शासित राज्यों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, अगर कहीं पर कुछ भी बवाल होता है तो उसके तुरंत बाद बुलडोजर निकल करके सामने आता है, तुरंत बाद। हाल में तो मैंने एक खबर आपको ऐसी भी दिखाई थी कि भाजपा का ही एक कार्यकर्ता, उसकी दुकान बुलडोजर से तोड़ दी गई और रात को 1:30 बजे उसने अपने घर से छलांग लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम कर रहा है, इस चीज को जरा देखना चाहिए। और खास तौर पर इसके निशाने पर
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही क्यों आते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह भारत समाचार की आप खबर देखिए, डॉक्टर नफीस, उनके बारात घर पर बुलडोजर एक्शन चला दिया गया। बचे हुए हिस्से पर भी आज भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये आज की खबर है। वक्फ की जमीन पर बना था रजा प्लेस बारात घर, यह बताया गया है। मौलाना तोकीर रजा के करीबी हैं नफीस और उन पर शिकंजा कसा गया है। बीडीए ने नोटिस देने के बाद कल की थी कार्रवाई, आज बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर चल रहा है। बीडीए का बुलडोजर किला थाना क्षेत्र जखीरा में रजा पैलेस पर यह कार्रवाई हुई है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। ये है वो बारात घर जिसका नाम है रजा पैलेस, और रजा पैलेस पर बुलडोजर चला है। और एक तरफ ये बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनको आप देखिए। सवाल यहां पर सीजीआई के लिए भी है कि आप बड़ी शानदार बात कह रहे हैं, आप ऐसी बात कह रहे हैं कि आपकी बात को मैं एक फ्रेम में लिखवा करके अपनी दीवार पर टांग लूं। आप इतनी शानदार बात कह रहे हैं, आपने जो बात कही है वो देश की किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए। आप इतनी शानदार बात कह रहे हैं कि जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है सरकार, लेकिन एक्शन अगर हो रहा है, लगातार हो रहा है सरकार की तरफ से, और वो एक्शन उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अगर उल्लंघन करता है, तो फिर बताइए कि किससे उम्मीद की जाए, या फिर शानदार भाषण देकर के ही बात खत्म हो जाएगी। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। जरा ये गाइडलाइन देखिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन बनाई थी। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वो साफ तौर पर बताती है कि 15 दिन का आप समय देंगे, नाफरमानी पर जिम्मेदार अधिकारी वही खर्च देंगे। सबसे पहले आपको सोकोज नोटिस देना पड़ेगा और उसके बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी की दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजने के बाद में 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इसके बाद में कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इस पूरी प्रोसेस के लिए डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर अपलोड किया जाए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। डाक के जरिए यानी रजिस्ट्री के जरिए आपको उसके घर पर भेजना होगा, दीवार पर चिपकाना होगा, समय देना होगा। अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएं, वो अधिकारी देखेंगे कि कहां तक बुलडोजर चलना चाहिए और कहां तक बुलडोजर चल रहा है। लेकिन क्या ये सारी बातें जमीन पर लागू भी होती हैं या सिर्फ कागजों में ही है? व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि प्रॉपर्टी की मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुनेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी कि प्रॉपर्टी के मालिक का क्या तर्क है, वो क्या कह रहे हैं। ये अधिकारी सुनेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या ना गिराने की वजह शामिल की जाए कि क्यों आखिरकार जो है इसको प्रॉपर्टी को गिराया गया या नहीं गिराया गया। फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद उसे गिरा सके या हटा सके। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। यानी 15 दिन का आप समय देंगे और ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन का समय देने के बाद में तुरंत दूसरे दिन जाकर के उसको तोड़ दें। हालांकि कई मामलों में यह भी सामने आया कि घर पर रात को ही पर्चा चिपका करके गए हैं, लेकिन उस पर तारीख 15 दिन पहले की है कि ये ऑर्डर 15 दिन पहले इशू हुआ था, लेकिन एक्चुअल में चिपकाया गया है बीती रात को ही। कई ऐसी घटनाएं भी निकल करके सामने आई है। तो ये भी तो सरासर उल्लंघन है ना कि आप बैकडेट में जाकर के
एक नोटिस निकाल करके ले आएंगे और उसको बीती रात जाकर के आप चिपका दें और सुबह जाकर के घर तोड़ दें। तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में यह साफ था कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी गिराई जाएगी, पूरा प्रोसेस वो भी साफ किया गया था। अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता है तो बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, प्रॉपर्टी गिराने की वीडियोग्राफी की जाएगी, इस पूरी प्रोसेस का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा, इसे डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। गाइडलाइन की अगर अवमानना की जाती है तो एक्शन होगा। अगर प्रॉपर्टी गिराने की प्रोसेस में गाइडलाइन में चूक हुई तो कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा से बनवाने और मुआवजे का खर्च जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब से करेंगे। देखिए, नियम तो बहुत सख्त है। नियम तो दुष्कर्म के लिए भी, जघन्य अपराधों के लिए भी बहुत सख्त है। हत्या के लिए, चोरी के लिए, लूट डकैती के लिए या पेपर चोरी के लिए, पेपर लीक के लिए, उनके लिए भी सख्त नियम है। लेकिन उन नियमों को अगर लागू ना किया जाए तो भी वो नियम किसी काम के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर गाइडलाइन है, लेकिन उसके बावजूद किस प्रकार से बुलडोजर चलता है ये भी हम देखते हैं। आज कोई घटना होती है और कल बुलडोजर चल जाता है और उस बुलडोजर को कहा जाता है कि ये बुलडोजर उस वजह से नहीं चलाया गया है, इस वजह से चलाया गया है। ये बुलडोजर फला किसी मैटर में नहीं चलाया गया बल्कि ये अवैध संपत्ति थी। अब ये अवैध संपत्ति रातों रात हो जाती है क्या? पैसे खाते रहे और अवैध संपत्ति को वैध मान करके रखा, लेकिन जैसे कोई मैटर हुआ उसके बाद में अवैध संपत्ति अचानक से फिर अवैध दोबारा हो जाती है। अभी आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इसको लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है और इसको लेकर के आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एफआईआर, किसी की गिरफ्तारी या कहीं ना कहीं बुलडोजर, ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है। जबकि आई लव महादेव का पोस्टर चिपकाने में या आई लव मोहम्मद का पोस्टर चिपकाने में बताइए क्या आपत्ति है? कोई अगर अपने घर पर आई लव महादेव या आई लव मोहम्मद का पोस्टर चिपकाता है तो इसमें क्या गलत है? इसमें वो कौन से नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कौन से कानून को तोड़ रहा है? लेकिन पुलिस बाकायदा जाकर के घरों से, दरवाजों से पोस्टरों को हटाने का काम कर रही है, जैसे पुलिस के पास में सिर्फ यही काम बचा हो। और ऐसे में जब सीजीआई इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं तो क्या उनको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता है? सीजीआई ने कहा, अभी एक फैसला उन्होंने दिया था 24 सितंबर 2025 को, अभी 10 दिन पहले एक फैसला उन्होंने दिया था और इसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कोई बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोई फैसला देता हूं तो इसमें मुझे बहुत संतुष्टि होती है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता है कि परिवार का एक सदस्य अपराधी है। बेंच में मेरे साथ जस्टिस केवी विश्वनाथ वो भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथ को भी जाना चाहिए। तो बीआर गवई साहब वो कह रहे हैं कि हमने एक फैसला अभी सुनाया हाल में, मॉरिशस में जाकर के उन्होंने अपने वक्तव्य में ये सारी बातें कही है कि हमने एक फैसला सुनाया और जब ऐसा कोई फैसला मैं बुलडोजर के खिलाफ सुनाता हूं तो मुझे बेहद संतुष्टि मिलती है। लेकिन जज साहब, आपसे एक सवाल भी है और पूरे सम्मान के साथ एक सवाल है कि जब आप ये कहते हैं कि आपको संतुष्टि होती है तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद अगर कहीं पर अभी भी लगातार सरकार वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बुलडोजर चला रही है तो उन लोगों पर क्या बीतती होगी जिन लोगों के घर टूट रहे हैं। और बहुत बार ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं वो आपके दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। पीड़ित आपका दरवाजा भी नहीं खटखटा पाते हैं, इतने टूट जाते हैं। उन मामलों में क्या आप स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या आप उन मामलों में सुमोटो लेते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन करेंगे? एक्शन लेंगे क्या? क्या 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे जैसे प्रयागराज में लगा था? प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद, उनके पड़ोस में घरों को तोड़ दिया गया और एक वकील साहब थे, उनके घर को भी तोड़ दिया गया, ये मानते हुए कि ये प्रॉपर्टी भी उन्हीं की थी। लेकिन बाद में वो वकील साहब पहुंचे कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि आपको ये घर बना करके देना होगा और जो संबंधित अधिकारी थे, अफसर थे, उन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछता हूं,
कि वो तो वकील थे, चले गए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने टूटे हुए मकानों के खंडरों के बीच में दब करके रह जाते हैं, उनके अरमान, उनके आंसू वहीं उस मिट्टी के ढेर में दब जाते हैं। तो जज साहब ने जो कहा है वो वाकई सैल्यूट करने वाली बात है। उन्होंने जो कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार पर एक तरीके से न केवल उन्होंने कड़ा प्रहार किया है बल्कि एक आईना भी दिखाया है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। और उन्होंने बहुत आइडल बातें कही हैं, लेकिन अब देखना यही है कि जो बातें वो कह रहे हैं इनको उत्तर प्रदेश की सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारें वो किस तरीके से लेती हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।